हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर थर्ड के बारे में। ठीक है। अब इससे पहले एक वीडियो बनाया था, पर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। तो उस वीडियो को मैं वापस से, जो भी पीडीएफ थी वो मैंने एक बार सेव कर ली है। जो पीडीएफ को वापस मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा, जिससे आपको वो भी कंटेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है। 40-50 मिनट मैंने पढ़ाया था, पर किसी कारणवश से वो उसके अंदर वॉइस का जो इशू है वो इशू बन गया था, जिसकी वजह से आपके सामने मैं वो जो है वो पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है। पूरी एक एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमने उस वाले वीडियो में डिस्कशन की थी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड की। देखो, चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर जो भी चीजें आपके सामने थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी थी कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। उन्हीं रासायनिक गुणधर्म के चलते ही हम बात कर रहे थे कुछ एक रासायनिक गुणधर्म होगी, जिसके अंदर से हमने पहले देखा कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। उसके बाद में हमने देखा धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन करके देखा। ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ हमने रिएक्शन के बारे में देखा। आज हम उसी के चलते हुए एक सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो होता है, एक आपके बॉक्स के अंदर किताब में दिया हुआ है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। अब बात करते हैं ये एक्वारेजिया क्या चीज है। देखो, एक्वारेजिया को बोलते हैं रॉयल वाटर। ठीक है। रॉयल वाटर बोलते हैं एक्वारेजिया को। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। एक एक स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, और आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप नोट्स के थ्रू अगर इस कंटेंट को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं रॉयल वाटर। ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, रॉयल वाटर। इस एक्वारेजिया को रॉयल वाटर बोलते हैं। अब ये एक्वारेजिया बनता कैसे है, तो याद रखें आप, ये दो प्रकार के पदार्थों से बनता है, जिसके अंदर से एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये दो प्रकार के जो पदार्थ हैं ये आपस में मिलकर के रॉयल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जिसको अपन एक्वा रेजिया बोलते हैं। अब इसका काम क्या है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा। अनुपात का मतलब है कि अगर आप इसकी 3 बूंद डालते हो तो इसकी 1 बूंद डालनी पड़ेगी। इसका मतलब सीधा सा है कि इसका एक फिक्स रेशियो होता है, कि जिस रेशियो में 3:1 में अगर आप इसको मिलाओगे तो वो एक्वारेजिया बनेगा, जिसको अपन रॉयल वाटर बोलते हैं। तो याद रखें, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, और जो आपके सामने जो नाइट्रिक एसिड है उसको 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब अगर आप इसको कितना भी मिला रहे हो, जिसकी क्वांटिटी इसकी कितनी दोगे उसकी लगभग कौन सी 1/3 जो है, यानी कि इसकी अगर बात करें तो ये जो है ये 3 गुना, और ये क्या है? सिंगल। ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आप नॉर्मली अगर बात करूं, अगर आप नाइट्रिक अम्ल की 1 बूंद डालोगे तो उसके अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3 बूंद डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो बात समझ आ गई सभी को। तो ये 3:1 के रेशियो में होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, आप देखिए ध्यान से, यहां से इसका नाम मैं लिख देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रबल अम्ल है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस वाले इधर वाले पदार्थ का नाम है नाइट्रिक अम्ल। दोनों ही अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो जब ये 3:1 के रूप में मिलाए जाते हैं, याद रखें 3 अनुपात के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे और 1 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल को मिलाएंगे। तो जब ये दोनों 3:1 में मिलेंगे तब बनेगा एक्वारेसिया, जिसको आप रॉयल वाटर बोलते हो। अब बात ये रहेगी कि इसका काम क्यों, किस काम में या किस यूज में किया जाता है, इसका इसका यूज किस में होता है। तो याद रखो, प्लेटिनम जैसी धातुएं जो है, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया यानी कि सोना हो गया, सोना, इन धातुओं को गलाने में इसका यूज किया जाता है, इसको मेल्ट करने में। इन धातुओं को जब इस एक्वारेजिया में डाल दिया जाता है तो ये धातुएं क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। ठीक है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है एक्वारेजिया का। तो याद रखें, प्लेटिनम और सोने जैसी हार्ड धातुएं जो है उनको क्या करने के लिए, मेल्ट करने के या गलाने के लिए इसका यूज करते हैं, गलाने के लिए। ठीक है।
ये ध्यान रखें। बस नॉर्मल सी बात है, कई बार पूछ लेता है कि एक्वारेजिया क्या है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है कि एक्वारेजिया, जिसे आप रॉयल वाटर बोलते हो, ये किस किस से मिलकर बना होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल के मिक्सचर होता है ये। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3 रेशियो में और नाइट्रिक अम्ल को या नाइट्रिक एसिड जो है उसको 1 रेशियो में, यानी कि 3:1 में अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक्वारेजिया बनेगा। और जिसका यूज किया जाता है प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं को मेल्ट करने में, यानी कि गलाने में यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज है, कई बार पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, जो आपका टॉपिक जो है कि धातुएं धातु लवण के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करती है। ये आपने देखा है बहुत बार, हम सेकंड चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रासायनिक गुण में ही है ये। धातु जो है वो धातु लवण के साथ, धातु लवण जो है उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करती है तो बनता क्या है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट जो है, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर धातु की बात करूं तो मैं ले रहा हूं फेरस, ठीक है, आयरन धातु। और अगर मैं धातु लवण की बात करूं, ठीक है, मेटल सॉल्ट की बात करूं, तो मैं इसके लिए ले रहा हूं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ये नीला होता है, इसका कलर जो होता है नीला होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला तो इसके क्रिस्टलन जल मिलने से होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, पर अपन लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये एक धातु लवण है। ठीक है, अब इस धातु लवण का अगर मैं यहां पर देखो नाम भी लिख देता हूं इसका, Cu को अपन क्या बोलेंगे? कॉपर। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ये। और SO4 को अपन क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो देखिए, जब कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन की कील डालते हो, ठीक है, एक आपके सामने प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि अगर आप कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का जो है, देखिए यहां पर मैं आपको आपके सामने ये बना ही देता हूं। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया क्या? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है, याद रखना ये कॉपर सल्फेट है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसका ब्लू कलर होता है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप आयरन यानी कि लोहे की कील डाल दोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस तरीके की आपने इसके ऊपर क्या डाल दी? लोहे की कील डाल दी, Fe। ठीक है, तो जैसे ही ये आयरन की जो कील है इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग के साथ या फिर कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो Fe जो है, जिसको अपन आयरन बोल रहे हैं, ये इस कॉपर को इस अपने यौगिक से, यानी कि सल्फेट वाले से, इस पूरा कंपाउंड जो है, ये यौगिक जो है, इसमें से ये कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? यहां से हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? फेरस आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह जो रिएक्शन होगी उससे बनेगा फेरस सल्फेट, FeSO4, और प्लस में क्या बन जाएगा? कॉपर। ठीक है, यानी कि ये वही रिएक्शन है जिसको आप विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, याद रख लेंगे। तो आपके जो बुक के अंदर है, बुक में ये चीज दी हुई है कि जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, विलियन में, जब आप क्या डालोगे? लोहे की कील, आयरन की जो कील है वो डाल दोगे, तो उस कंडीशन में जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग जो था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो सल्फेट था वो आयरन के साथ जुड़ करके फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनाएगा, याद रखें। तो मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये वाला फेरस सल्फेट। और ये कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा सल्फेट से। तो जब किसी भी धातु लवण में या कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कील डालते हो तो फेरस सल्फेट, यानी कि ये बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर यहां से सल्फेट से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरी की पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात कि जब किसी भी धातु को धातु लवण के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या है? कोई दूसरी धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से क्या कर देता है? हटा देता है। यहां पर देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब कॉपर सल्फेट जो है के विलयन में
आयरन Fe की कील डालते हैं, आयरन की जब क्या डालते हैं, कील डालते हैं, तो ठीक है, Fe आयरन अधिक क्रियाशील होने की वजह से, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील होने की वजह से, होने की वजह से कम क्रियाशील, कम क्रियाशील कॉपर को, कम क्रियाशील कॉपर को उसकी जगह से या उसके यौगिक से हटा देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, कुछ भी मान सकते हो, विस्थापित कर देता है। याद रख लेंगे सारे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप लोहे की कील डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये आयरन जो है ये कॉपर को रिमूव कर देगा, हटा देगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है और इसकी जगह कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन विस्थापन अभिक्रिया की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बनती है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर आगे क्या बना, आगे आप देख सकते हो कि जब धातु लवण में धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये जो ए धातु जो है ये मान लो किसी बी धातु का लवण है, बी धातु का लवण है, तो आप ध्यान में रखें कि ये जो लवण बनेगा अब ये कौन सी धातु का बनेगा, ए धातु का लवण बन जाएगा। कौन सी धातु का, ए धातु का। आप ध्यान रखें कि ए वाली धातु यहां आ जाएगी तो लवण अब किसका बन जाएगा, ए धातु का लवण बन जाएगा। ये ए धातु है, ये धातु का लवण बन जाएगा और बी क्या हो जाएगी, धातु अलग हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें, यानी कि मोर रिएक्टिव अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से क्या कर देती है, हटा देती है। आप इस स्लाइड को आसानी से देख करके आप इसको समझ सकते हैं कि फेरस ने कॉपर को रिमूव कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह खुद जुड़ गया जिससे फेरस सल्फेट बना, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जो पहले नीला रंग था अब वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। किसकी वजह से, फेरस सल्फेट बनने की वजह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें, कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये समीकरण हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया में भी। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा, कई बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि फेरस और कॉपर में से मोर रिएक्टिव कौन है। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सी धातु कम रिएक्टिव होती है। इन सभी के बारे में हम टेबल के थ्रू समझेंगे कि कौन सी धातु ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है। तो याद रखें, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे, ये चीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हम, एक टॉपिक दिया हुआ है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। अब आप बोलोगे कि सर ये सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी का मतलब है एक ऐसी सीरीज है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मतलब कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव ज्यादा है, और कौन सी लेस रिएक्टिव है। मतलब उनको एक सीरीज में जमाया गया है कि अगर ज्यादा क्रियाशील है उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, इससे कम वाली। इस प्रकार से एक सीरीज बनी है और उसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अगर आप बात करें कि सर सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर अधिक क्रियाशील धातु को रखा जाए, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील धातु को, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो आप जानते हो कि ऊपर वाली जो धातु है वो क्या लिखी हमने, अधिक क्रियाशील। कौन सी धातु, अधिक क्रियाशील धातु। और नीचे वाली जो धातु, धीरे धीरे जो नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहां पर कौन सी धातु आएगी, कम क्रियाशील। तो आप ये चीज देखिए कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम कहां से कहां बढ़ रहा है। आप बताओगे कि सर धातु ऊपर ज्यादा क्रियाशील है और नीचे क्या है, कम क्रियाशील है। अगर इस तरीके से हम सेट करें
कि जो धातु ज्यादा क्रियाशील है उसको ऊपर रखो, उससे कम वाली को नीचे, उससे कम वाली को नीचे, उससे कम वाली को, इस प्रकार से अगर हम सेट करें तो अधिक क्रियाशील धातु ऊपर रहेगी और कम क्रियाशील वाली धातु नीचे रहेगी। तो इस क्रम को, इस ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ज्यादा क्रियाशील वाली ऊपर और कम क्रियाशील वाली क्या रहे, नीचे रहे, इस ऑर्डर को अपन बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। क्योंकि धातुओं का जो क्रियाशीलता जो है वो क्या होती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। तो इस घटते क्रम को, बढ़ते से घटते क्रम को अपन क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। मेरा मकसद है कि आपको ये डेफिनेशन याद करवाना, कि आपसे अगर पूछ ले कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, और आप कुछ धातुओं के बारे में एग्जाम्पल से ही समझाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देना, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर, या वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके अवरोही क्रम में रखा जाए, तो इस प्रकार से बनी श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। समझ आ गई? क्लियर है बात सभी को? तो एक बार लिख देते हैं इसको, कि जब वह श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें जिसमें धातुओं को धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के, कि कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव कौन ज्यादा है, अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है, कि अवरोही क्रम में रखा जाए, अवरोही क्रम में क्या किया जाए, रखा जाए, तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये वाली बात है। तो डेफिनेशन याद होगी सभी को। यदि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के, कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील है, उनकी अभिक्रियाशीलता के कौन से क्रम में रखा जाए, अवरोही क्रम में रखा जाता है। कौन से क्रम में रखा जाए, अवरोही क्रम में रखा जाए, तो उस प्रकार की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी। अब आप ये बोलोगे कि सर अवरोही में क्यों, आरोही में भी तो रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हो, पर थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देने के लिए, उस छोटे वाले को कम कम प्राइवेट, जो कम क्रियाशील है उसको कम प्रायोरिटी देने के चक्कर में हमने इस तरीके से इसको सेट किया कि अधिक क्रियाशील वाली को ऊपर रखा, कम क्रियाशील वाली को नीचे रखा, और इस प्रकार से हमारे जो सामने जो सीरीज आई, श्रेणी आई, उसको हमने क्या बोल दिया, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको आप इस सीरीज में रख सकते हो। तो याद रखें, सबसे पहले आएगी आपके सामने, ऊपर कर देता हूं मैं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करेंगे कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। ठीक है, बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, एकदम ध्यान से समझना है। पहले तो इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से मैं लिखता हूं यहां से कि सबसे पहले जो धातु आएगी उसको बोलते हैं के। अब के से सारे जानते होंगे, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, नहीं सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम। ये तीन धातु, ये सारे, ये जो धातुएं हैं ये मोर रिएक्टिव धातुएं हैं। कैल्शियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर कौन सी मैग्नीशियम, फिर कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु होती है, याद रखें। ठीक है, समझ जाओगे सारे। उसके बाद में कौन सी आती है, देखो फिर आती है जेडन, जिंक, फिर आती है एफी, फेरस, उसके बाद में आती है पीबी, लेड, उसके बाद में ये धातु आती है। तो याद रखें, पोटेशियम मैं लिख देता हूं एक बार, उसके नीचे भी कुछ धातु हैं, याद रखें, मैं बता दूंगा एक एक करके। आप देखिए ध्यान से, इधर वाली साइड अगर हम बात करें, कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। चलो, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम तो आपने बताया अभी, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है,
पोटेशियम। अभी मैं बताऊंगा पिछले वाले एग्जाम्पल के थ्रू भी किस किस तरीके से ये अभिक्रिया हुई। पोटेशियम, Na को अपन क्या बोलेंगे, सोडियम। तो हम लिखेंगे कि सर Na का मतलब सोडियम। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, नाम पे मत जाना, मात्राओं की गलती हो सकती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, सॉरी जेडन लिखेंगे इसको, जेडन। जिंक का क्या होता है, जेडन होता है। तो जिंक, देन फेरस या आयरन, और देन पीबी, लेड, लेड। तो ये कुछ धातुओं का क्रम है। सबसे पहले धातु कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, और कौन सी होगी, लेड हो गई। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद में अगर बात करें, नीचे मैं चलूं तो आपके सामने और भी धातुएं मैं लिख सकता हूं यहां पर। आप बताओगे कि सर उसके बाद में लिखना है हाइड्रोजन। कौन सी है, इसके नीचे आती रहेगी हाइड्रोजन। ठीक है, ये लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में हम लिखें, तो हाइड्रोजन के बाद में हम लिखेंगे कौन सी, जेडन, सॉरी कौन सी लिखेंगे, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, Cu, कॉपर। ठीक है, फिर लिखेंगे Hg, ठीक है, फिर लिखेंगे Ag, फिर लिखेंगे Au। Au का मतलब गोल्ड। गोल्ड जो है वो कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, Au यानी कि गोल्ड, सोना। तो मैं सभी के बारे में एक बार नाम लिख देता हूं। H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और Cu का मतलब सभी जानते हैं कि सर कॉपर। Hg का मतलब होता है मरकरी या पारा। और Ag का मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। और Au का मतलब औरम यानी कि सोना, सोना। अभी देखिए, ये चीज थी, ये थी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। ध्यान से देखिए, कई बार क्रम पूछ लेता है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव जो है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु जो है वो पोटेशियम है, देन सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना। तो ये धातुएं एक आरोही क्रम में है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है तो इसको ऊपर लिखा, उसके बाद में इससे कम है तो उसको नीचे लिखा गया है। इसका मतलब साफ है कि इन धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा गया है। और इस प्रकार से जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई ये वाली, इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब आप बता सकते हो कि सर आपने एक अभी अभी रिएक्शन लिखी, मैं बताऊंगा कि यस लिखी मैंने। क्या लिखा कि फेरस को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ आपने मिलाया तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना। फेरस सल्फेट और कॉपर हो गया अलग। अब आप यहां साफ बता सकते हो इस सीरीज को देख करके कि सर अभी अभी आपने बताया कि फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से कॉपर को हटा दिया। ये चीज तो हमने पीछे थ्योरी में पढ़ी, पर इस सीरीज को ध्यान से देखो। सीरीज के अंदर क्या दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा फेरस, ये रहा। और कॉपर कहां पर है, देखिए कॉपर कहां, ये रहा, ये दो। ये फेरस के नीचे आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि क्रियाशीलता से ऊपर वालों की ज्यादा है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। तभी फेरस ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया, क्योंकि फेरस ऊपर है, ये क्रियाशील ज्यादा है, और इसके नीचे वाले कम क्रियाशील है, तो फेरस से नीचे कॉपर आ रहा है। उसी की वजह से यहां पर क्या हुआ कि इस फेरस ने, फेरस आयरन ने, लोहे ने, इस आयरन ने इस कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को, जो कि लेस रिएक्टिव है यानी कि कम क्रियाशील है, क्योंकि सीरीज में आपको पता चल रहा है ये फेरस से नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है इसका मतलब इसे क्या है, कम क्रियाशील है। फेरस इससे ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि कॉपर कम क्रियाशील हुआ और यहां पर ये क्या हुआ, अधिक क्रियाशील।
ठीक है। अब अधिक क्रियाशील होगा, वो कम वाले को उसकी जगह से हटा भी सकता है। ठीक है, मान लो आप दो बच्चे हैं और एक बच्चा कमजोर है और एक ज्यादा हष्ट पुष्ट और पहलवान टाइप का है, तो आप देखना उन दोनों में जब लड़ाई होगी तो कमजोर वाला क्या होगा, हारेगा, और जो हष्ट पुष्ट है, जो बलवान है, बलिष्ठ जो है, वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि जिसके पास क्रियाशीलता ज्यादा है, एक्टिव जो ज्यादा है, वो ही जीतेगा। यहां पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है यहां पर, और आयरन अधिक क्रियाशील होने की वजह से इस आयरन ने इस कॉपर को इसकी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया है, और खुद आ गया, जिसकी वजह से बना फेरस सल्फेट। क्या बना, फेरस सल्फेट। फेरस अलग अलग संयोजकता दिखाता है, इसकी चार्ज अलग अलग शो करता है, परिवर्तनशील संयोजकता होती है इसकी, +2 भी संयोजकता प्रदर्शित करता है और 3 भी करता है। कम शो करेगा तो फेरस बोलेंगे, और ज्यादा शो करेगा तो उसको बोलेंगे फेरिक बोलेंगे। ठीक है, चलो फेरस सल्फेट बना। उसके बाद में ये जो रिमूव हुई मेटल धातु, उसको बोलेंगे अपन कॉपर। तो ये पीछे वाले वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कौन सी ज्यादा रिएक्टिव थी, ज्यादा अभिक्रियाशील थी, और कौन सी कम क्रियाशील थी, जिसकी वजह से फेरस ने इस कॉपर को हटा दिया, क्योंकि फेरस ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था। ठीक है, जिसकी वजह से फेरस सल्फेट बना और कॉपर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो मेरा मकसद जो था वो क्या था, वो ध्यान से सुनिए। मेरा मकसद सिर्फ ये इतना था कि आपको पता चले कि सक्रियता श्रेणी क्या है। ऐसी सीरीज जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाए, या अवरोही क्रम में। अब किसी को याद नहीं रहता, कई बोलते हैं कि सर अवरोही क्रम कई बार दिमाग से छूट जाता है, तो छूट जाता है तो उसको ये लिख दीजिए घटता क्रम या घटते क्रम में, एक ही बात है कि धातुओं को अगर घटते क्रम में लिखा जाए तो इस प्रकार की श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे, जिसके अंदर से सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद में कॉपर के बाद में क्या है, कॉपर के बाद में क्या है, देख सकते हो आप यहां पर, ये लिखा होगा Hg यानी कि मरकरी, और मरकरी के बाद में आपके सामने होगा Ag, Ag का मतलब सिल्वर, और उसके बाद में Au यानी कि गोल्ड। तो इस प्रकार से ये आपके सामने, मैंने आपके सामने रखी कि कौन सी श्रेणी है जो सक्रियता श्रेणी आप बोल रहे हो। ठीक है, तो एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता रहे। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये लो। अब इस स्लाइड से बाहर क्या क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा। आपको कई बार पूछ लेता है कि ये अभिक्रिया पॉसिबल है या नहीं है, संभव है या नहीं है, तो आप ध्यान रखना, उन मेटल्स के बारे में देखना जो मेटल आपके साथ रिएक्ट करवाई जाती है, उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, उसमें से आप सीरीज में से देखना, जो ऊपर होगी वो नीचे वाली को उसके स्थान से रिप्लेस कर देगी, हटा देगी। ठीक है, अब पॉसिबल ये नहीं हो सकता कि आप ये बोल दो कि सर कैल्शियम आ जाए, फेरस आ जाए, तो क्या कैल्शियम सल्फेट में से ये फेरस हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता, क्योंकि फेरस यहां पर कैल्शियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, कैल्शियम हट नहीं सकता फेरस से, ये याद रखें। ठीक है, तो आप इसके आधार पर बता सकते हो कि कौन सी जो धातु है जो अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे कि धातु अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा आपके सामने। टॉपिक वाइज चल रहा हूं किताब के एकदम सीरीज से। धातु अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, अधातु के साथ, ध्यान से सुने, अधातु के साथ रिएक्ट। ठीक है, तो धातु का अधातु से अभिक्रिया, आप एक चीज ध्यान से सुनिए, इसके अंदर आपको सीधा पूछेगा सोडियम क्लोराइड के निर्माण को समझाइए, आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड के निर्माण को समझाइए, बस कुछ नहीं पूछने वाला बाकी। अब एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, सोडियम क्लोराइड के निर्माण को समझाइए, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को समझाइए। जब जब एनसीईआरटी का सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है। मैं ये प्रीफर करूंगा यहां पर कि आप इन दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन को ध्यान से देख करके जाएं। ये क्वेश्चन में 100% पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है।
ध्यान रखें। अब कैसे होता है ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहला धातु की अधातु के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये आयनिक यौगिक है और इसमें फॉर्मेशन बताता हूं मैं। सबसे पहले NaCl का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब आप ये बोलोगे सर इक्वेशन के थ्रू बनाओगे क्या? नहीं, कैसे अभिक्रिया करता है मैं वो बताऊंगा कि सोडियम क्लोराइड के साथ कैसे अभिक्रिया करके ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे तो सारी चीजें आपके सामने निकल के आएगी। सबसे पहले बात करें यहां पर, क्या बात करें? एक सोडियम परमाणु है और एक का क्या है? क्लोरीन परमाणु है। आप ये देखिए मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा सर? आपने लिखा सोडियम। उसके बाद में इधर वाली साइड मैंने क्या लिखा कि सर आपने लिखा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लिखा। ये चीज ध्यान रखें, एक बार देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। सोडियम, अगर मैं बात करूं कि इसका नाम क्या है तो आप सभी बोलोगे कि सर इसको सोडियम कहते हैं और इसको क्लोरीन कहते हैं। आप आवर्त सारणी में देखना, Cl को क्लोरीन लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब निर्माण कैसे होता है आप ये देखना कि सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक, मैं यहां लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ये कितने नंबर पे आता है? ये परमाणु क्रमांक होता है। याद रखें ये 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पर। और वही बात करूं, इसमें जो 11 है वो क्या है? ये याद रखें बेटा, जो 11 है यही इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर है और ये 11 है यही इसमें प्रोटॉन नंबर है। कौन सा नंबर है? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन पर आप सभी जानते हो कि सर उस पे चार्ज होता है प्लस का, और इसी प्रकार से आप जानते हो कि सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, जिसकी वजह से प्लस माइनस को कैंसिल कर देता है और किसका और क्या बनता है? Na। ठीक है, Na पर कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, प्लस का भी 11 माइनस का भी 11, तो एक सीधा उदासीन परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये चार्ज तभी आता है जब अंतिम कोष में से, लास्ट कोष में से इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, या फिर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन को एडॉप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करता है तो माइनस चिपकता है, आता है, और अगर क्या करता है? बाहर निकालता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर प्लस आता है। ध्यान से सुनिए, अभी हम देखते हैं यहां पर कि आपने सर बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। सर इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में कक्षा में K होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरी कौन सी होती है? L कक्षा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट बच गई सर M कक्षा जिसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक का नियम यह बताता है कि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो परमाणु स्टेबल होगा, स्थायी होगा, या फिर पूरा पीछे का जो लास्ट जो कोष है वो भरा हुआ होना चाहिए तभी वो स्थायी हो सकता है। जैसे अक्रिय गैस है सारी की सारी, हीलियम है, नियोन है, ये वाली गैस, इनमें लास्ट कोष पूरा भरा होता है, खाली नहीं होता। ठीक है, यहां देखिए सर यहां अष्टक पूरा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप ये चीज ध्यान में देखिए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, हटा देता है, रिलीज कर देता है, तो आप ये मानेंगे कि सर ये तो M वाली जो कक्षा थी वो तो क्या हो चुकी? खत्म ही हो चुकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे वाले कोष कक्षा में जा रहा है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो M तो कैंसिल हो गया, यस ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। तो सर M वाली जो L वाली जो कक्षा है, अब आप देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अब ये स्थायी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखें सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लास्ट कोष को क्या करता है? अष्टक का पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है, लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हो जाता है।
अब आप ये बोलोगे कि सर अब इलेक्ट्रॉन कितने रहे। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि ये सोडियम था और इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 281। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर सोडियम तो आया ही आया, पर यहां इलेक्ट्रॉन 2 और 8 ही रहा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, त्याग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अंतिम कोष से, लास्ट कोष से इसको रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये कोष ही खत्म हो गया। कोष अंतिम बच गया अब एल। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, सर अब कोई चार्ज पे भी फर्क पड़ेगा का? ऑब्वियसली पड़ेगा। कैसे? यहां आप बता रहे थे कि सर 11 नंबर पे आता है, 11 ही इसके पास प्लस का चार्ज था, यानी कि प्रोटॉन थे, और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब चार्ज क्या था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्लस के 11 माइनस के 11 से कैंसिल आउट हो रहे थे। इधर अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन तो अब भी, सॉरी, प्रोटॉन तो अब भी 11 है। क्या निकाला आपने बाहर, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलते ही क्या हो गया, 10 बच गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 10 बचे, आप देख सकते हो प्लस के 11 माइनस के 10 में से जैसे ही माइनस होते हैं तो किस चार्ज का बनता है, सिंगल चार्ज बनता है। सिंगल चार्ज का मतलब Na के ऊपर जो प्रोटॉन जो है उसका चार्ज एक ज्यादा हो गया, क्योंकि माइनस के इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रहे, प्रोटॉन अब भी 11 है, इसका मतलब एक चार्ज ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो Na प्लस शो करता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान रखिए। दोबारा मैं बता देता हूं कि सोडियम क्लोराइड में पहला परमाणु है सोडियम। आप देखेंगे कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 281 है, जिसका पहले वाला ये जो है कक्षा कक्षा या कोष जो है वो K है, दूसरे वाला L है, तीसरे वाला M है। अब आप ये बताओगे सर ये कैसे है? आप देख सकते हो कि किसी भी परमाणु के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, नाभिक, और उसके बाहर की तरफ जो पहले जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं K कक्षा। उसके बाहर की तरफ एक और कक्षा है जिसके अंदर L बोलते हैं, और उसके बाहर की कक्षा को अपन क्या बोलते हैं, M कक्षा बोलते हैं। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे कक्षा का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कक्षा को बोलेंगे K, इस वाली को L, और इस वाली को M। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं एक दिन आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको वो भी पता चल जाएगा। नॉर्मली यहां याद रखो 281 है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के कक्षा में है, तो आप याद रखें एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद में एल वाले में कितने हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या हुआ लास्ट में, एम कोस, एम में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मैंने बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है, ये वाला बाहर निकलता है, तो आप ये बताओ इस कोष में एम वाले में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? ऑब्वियसली आप बताओगे सर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये कोष ही एम वाला खत्म हो गया, बचा कौन सा, मात्र बीच वाला। और यहां अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप बताओगे सर 10 रह गए। प्रोटॉन अब भी, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस का चार्ज अब भी कितना है, 11 है। इसका मतलब ये 11 चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो इन 10 वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इस परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, सेम पोजीशन यहां है। आप बताओगे कि सर सोडियम का ज्यादा बड़ा आकार होता है या Na प्लस का, तो सीधा बताना सोडियम बड़ा होता है, उसका आकार बड़ा होता है। जैसे ही चार्ज बढ़ता है प्लस का, वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से खींचता है, जिसकी वजह से आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा जिससे इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों आया ये मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोटॉन अब भी 10 है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, सॉरी प्रोटॉन अब भी 11 है और इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, जिसकी वजह से 10 रहा। और जैसे ही -10 में से प्लस के 10 निकाले, आपके पास प्लस का एक बचा और ये प्लस यहां पर आ गया, तो सोडियम क्या बन गया, Na प्लस बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं इस क्लोरीन की, आप इसको ध्यान में रखना। अब क्लोरीन पे जाता हूं मैं, ध्यान से सुनिए।
क्लोरीन पे जाते हैं अपन, क्लोरीन पे। ठीक है, देखो क्लोरीन पे समझ लेते हैं एक बार। क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर क्या होगा आप बताओगे? सर इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरीन। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है बताऊंगा अभी मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है 2, 8, 2 और 5। ठीक है, यही है क्या? ठीक है, ठीक है। 7, 7 लिख लो आप, अलग अलग मत लिखो, 7 लिख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आप ये बताओगे कि सर ये कैसे आया? तो ध्यान रखें, वैसे ही है, सेम ही प्रोसीजर है जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हो, वही है। आप ये देखिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन कौन सी कोष में है, अभी बताया मैंने, फर्स्ट वाला के होता है, सेकंड वाला जो है वो कौन सा है, के एल। उसके बाद में ये वाला कोष कौन सा है, एम। ये सारे क्या है, कोष है। ये पहला कोष के वाले को हम कौन सा कोष बोलते हैं, फर्स्ट, पहला कोष। ये दूसरा कोष जो नाभिक से 2 नंबर पे आता है, और नाभिक से दूरी पर ये तीसरे नंबर पे आता है, ये है। अब आप ये ध्यान रखें कि मैंने अभी बताया आपको कि लास्ट कोष या तो पूरा भरा हो या फिर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। अष्टक का नियम यही बताता है कि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप बताओगे कि सर अंतिम कोष यहां पर कौन है, एम वाला है। अब एम वाले में 8 होने चाहिए, पर यहां पर कितने हैं, 7 है। इसका मतलब जो अगर सोडियम इसके साथ जुड़ता है क्लोरीन के साथ, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, वो त्याग कर रहा है, और ये लेने वाला है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करता है तो माइनस आता है। कैसे आता है, ध्यान से सुनना, कैसे आता है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसका क्लोरीन का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसके बाहर की तरफ 3 कक्षाएं हैं, 1, 2 और 3। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, अभी बताए मैंने कि पहले में 2, ये लो 1 और 1 2। दूसरी वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट वाली में 7 है, तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 8 होने चाहिए। अब बात ये रह गई कि सर 8 हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या चल रही है, लास्ट में 8 होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, 7 ही है। तो सोडियम वाले से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, ग्रहण करता है। तो जैसे ही मान लो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मान लीजिए, मान लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताएंगे सारे कि सर अब पहले इलेक्ट्रॉन देखो, इसका परमाणु क्रमांक जो था, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये कितना था, 17 था। कितना था, 17। तो 17 परमाणु क्रमांक, इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17 है। तभी तो ये उदासीन हुआ, न्यूट्रल हुआ। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, किसी भी परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए। आप बताओगे कि सर पहले तो 17 थे, पर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो कितने हो गए सर, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। परंतु प्रोटॉन अब भी कितने हैं कि सर प्रोटॉन अब भी क्या है, 17 ही है। तो अब आप देख लीजिए ध्यान से कि माइनस के तो हो गए 18 और प्लस के हैं अब भी 17, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। इसलिए क्लोरीन सीधा जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 287 की फॉर्म में है। जैसे ही ये क्या करता है, किसी दूसरे के साथ अटैच होता है, तो उस कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण करता है, जिसे 288 बन जाता है। क्योंकि ये 7 और लास्ट को उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 7 की जगह एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का। समझ गए क्या बात सभी, ये ध्यान रखें। कैसे माइनस आया, कैसे प्लस आया, वो चीजें मैंने आपके सामने बता दी है। अब ये बात करें, अब आप देखिए यहां से कि सर सोडियम के पास आपने देखा कि सोडियम का होता है 281। इधर देखें क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, लास्ट कोर्स में एक कम है, इधर एक ज्यादा है। ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का
दान कर देगा। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया। अब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि सर यहां तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसकी वजह से Na प्लस हो गया। ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि यहां तो 281 था और यहां क्या हो गया, 28 ही रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 ही रहे, यहां पर 11 थे। अब ये इधर देखें तो इधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, दो, दो चार, दो छह, और यहां पर इसका भी वो वाला इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये देखिए इसके पास 8 हो गए, ये भी खुश, ये भी खुश। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा हुआ कि 288 हो गया। कितना हो गया, 288। यहां क्या था, 287 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये 288 हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, ऑब्वियसली सर ये माइनस का चार्ज शो करेगा। अब आप देखिए सोडियम और पोटेशियम विपरीत चार्ज के हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने की वजह से ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये चीज किस किस को समझ आ गई, ये बताएं मेरे को। इतना ही कंसेप्ट था पूरा का पूरा, जिसमें आपको ध्यान रखना था कि कैसे ये प्लस आया और कैसे ये माइनस आया। ठीक है, बात क्लियर है। एक बार ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ध्यान से देख लीजिए कि NaCl कैसे बना। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। ठीक है, देख लिया, इस तरीके से बनेगा। अब आपके सामने यह है कि यहां पर देखो प्लस और माइनस चार्ज है, ये आयनिक यौगिक है। कैसे यौगिक है, आयनिक यौगिक, क्योंकि प्लस और माइनस आयंस का आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से NaCl क्या हुआ, एक आयनिक यौगिक हुआ। ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो धातु और अधातु से क्या होता है, आयनिक यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। जब धातु अधातु इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करने से जो यौगिक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो आप देख सकते हो ये Na तो क्या है सर, ये बता देता हूं मैं आपको कि सर ये जो Na जो है ये तो है मेटल, धातु, और ये Cl जो आपने लिखा इसको बोलते हैं नॉन मेटल, यानी कि अधातु। तो जब धातु और अधातु में किसका ट्रांसफर हो रहा है, किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। एक इधर जा रहा है, एक इससे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से धातु और अधातु जो है वो किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो ये वाला चीज है, इस प्रकार से आपको NaCl का निर्माण शो करना है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम एक बात करें। अब मैं नॉर्मली सिंपल सिंपल बात करूंगा। ठीक है, दूसरा जो यौगिक है, अब मैं इतनी ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बस नॉर्मल सी बात आपको बता के आगे निकलूंगा, क्योंकि आपको एक चीज समझा दी है और उसके बेसिस पर आगे वाला निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि सर MgCl2 का निर्माण बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। NaCl वाला तो बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखें MgCl2 कैसे बनता है। आप ये ध्यान रखें, यहां पर परमाणु कौन कौन है, सर मैग्नीशियम भी है और क्लोरीन भी है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहें तो मैं बता देता हूं, ये 12 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 12 है। परमाणु क्रमांक क्या है, 12 है। ध्यान से सुनते जाना मैं जो बता रहा हूं। परमाणु क्रमांक इसका 12 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, वो भी सर 12 ही है माइनस की। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, सर अगर इलेक्ट्रॉन 12 है तो ये भी क्या है, 12 ही है। तो -12 + 12 कैंसिल आउट होकर के इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है। ठीक है, अब यहां देखें कि इधर वाले की अगर बात करूं, ठीक है, ये मेटल है। एक और चीज बता देता हूं, ये क्या है, मेटल है, धातु है। हम धातु और अधातु की बात कर रहे हैं, कैसे यौगिक बनाते हैं ये। आगे चलिए, इधर वाली साइड अगर बात करें तो यहां पर ये Cl है, और ये Cl मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है।
पहली बात तो अधातु है। दूसरी बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर, ये है 17 नंबर पे आता है। अभी देखा हमने 17 पे आता है। 17 पे आता है तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 17, यानी कि -17। अगर -17 इलेक्ट्रॉन है तो उसी नंबर में प्रोटॉन संख्या होता है, प्रोटॉन नंबर भी इतना ही होता है। याद रखें, जितना इलेक्ट्रॉन नंबर उतना ही पॉजिटिव वाला प्रोटॉन नंबर, जिसकी वजह से -17 प्लस के 17 होने की वजह से उसका परिणाम तो प्लस है ना ही माइनस है। इधर भी देख लो, 12 प्लस के 12 माइनस के, जिसकी वजह से ना प्लस है ना ही माइनस है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 282। अब कैसे आया वो आपको मैं एक दिन वीडियो में बताऊंगा। 282 होता है, जिसके अंदर आप जानते हो कि सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पहली कक्षा में यानी कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम वाली तीसरी कक्षा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बात करें यहां पर इधर वाली साइड में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 287। 28 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसके अंदर से ये वाला के में है कक्षा में, ये वाला एल में है, और ये वाला किस में है, एम कक्षा में। अब आप ये बताओगे कि सर ये कैसे हुआ, यहां तो लास्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और इधर अगर बात करें तो 8 पूरे होने चाहिए, तो यहां से 8 ये है कंप्लीट, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, त्याग सकता है, हटा सकता है, जिसकी वजह से अंतिम कोष ये एम वाला तो खत्म ही हो जाएगा। एम वाला क्या हो जाएगा, कोष खत्म हो जाएगा, और ये अंतिम बचेगा। ठीक है ना। अब ये रिमूव कर रहा है, अब आप बताओगे सर पॉजिटिव वाले तो 2 रिमूव कर दिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाले 2 रिमूव करता है तो इसको भी 2 ऐसे चाहिए, दो नेगेटिव लेने वाले हो, पर यहां देखो क्लोरीन के साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि एक क्लोरीन के पास कितनी रिक्वायरमेंट है लास्ट कोर्स में 8 होने के लिए, एक ही है, तो मैग्नीशियम कितने दे रहा है, 2 दे रहा है। इसका मतलब इस MgCl2 में मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो अलग अलग क्लोरीन को दिए, क्योंकि एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे वाले के पास भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो कुछ इस तरीके से बैठेगा बात कि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो बन गया 2 चार्ज ज्यादा बढ़ गया, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ग्रहण करेगा उतने ही नेगेटिव मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, इसका मतलब पॉजिटिव के 2 आ गए, इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी कि माइनस गया, पॉजिटिव तो उतना ही है। अब यहां पर इधर वाली साइड से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास, एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक ग्रहण कर लिया, एक और क्लोरीन आएगा जिसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, ये और ग्रहण करेगा, तो ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए, इसने 2 दिए, इसने 2 लिए, जो इसने इसमें दिखाई दे रहा है MgCl2 में। देखो कुछ किस तरीके से बनेगा, ध्यान से सुनना, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका निर्माण अगर देखना है आपको तो कुछ ऐसे बनेगा कि Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। Cl के पास, एक Cl के पास अगर आप बोलोगे सर एक Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 2 4 2 6 और ये 7 8 होने चाहिए। इसी प्रकार से इसके साथ एक और क्लोरीन आए, 1 2 3 4 5 6 और 7। MgCl2 में 2 क्लोरीन है, कैसे बना इसके बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं कैसे बना। ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है, इसको दे रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि Mg जो है ये प्लस की 2 शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो प्लस 2 चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटॉन अब भी उतने ही है, 2 इलेक्ट्रॉन ही कम हुए, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो चार्ज 2 बढ़ गया, बढ़ा नहीं वही है, पर इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से चार्ज ज्यादा शो कर रहा है ये उतना। उसके बाद में यहां पर देखो एक क्लोरीन जो है ये क्या कर रहा है, माइनस शो कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, इस वाला कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये Cl और इधर Cl, ठीक है, और इन दोनों से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने की वजह से ये बन जाएगा Mg और Cl2, ये आयनिक यौगिक है।
ये किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो प्लस का 2 है ये, ठीक है, यहां पर माइनस एक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दो Cl जो है वो इसके साथ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हैं। ठीक है, समझ गए बात सभी? अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आप देख पा रहे हो कि Mg तो प्लस का 2 लिए बैठा है, और Cl के ऊपर क्या है, एक Cl है ना, एक Cl पे कुछ ऐसा है, दो, दो चार, दो पांच, एक छह। तो इस प्रकार से ये वाला क्या है, इसके पैरों में आकर के दो बना लेगा, तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये प्रमाण। तो इस प्रकार से आप MgCl2 के निर्माण को भी बता सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? तो ये था सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण का, कि जब एक धातु अधातु के साथ रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, ध्यान रखें ये क्या है, एक धातु है, मेटल है, और ये किसके साथ रिएक्ट करती है, एक अधातु के साथ रिएक्ट करती है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जब धातु अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से अभिक्रिया करती है, तो उस कंडीशन में यौगिक बनता है, उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिक हो गया। देख लीजिए एक बार, जिसको समझ नहीं है वो एक बार ध्यान से वीडियो देख लेना दोबारा, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो अपन बात कर देख लेता हूं, एकदम वीडियो 56 मिनट का हो गया। ठीक है, बहुत है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगी, आप लोगों को बोरियत फील करोगे। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से आपको ये याद रखने, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, NaCl का फॉर्मेशन और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, आराम से इसको पढ़ते जाएं, और जिसके थ्रू आप सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर कर लें। ठीक है, समझ आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझ आई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।